बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू LBW शहजाद। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एंजाइम का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। विजुअल्स की मदद से और डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स आर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अगर ये लीनियरली अरेंज हो जाए तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और वेरियस लेवल्स के फॉर्म में ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं। इनको हम फर्दर डिटेल्स में बाद में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आइए देखते हैं कि एंजाइम्स कितनी फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल, राइबोजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ये सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, इनको किसी और दूसरे कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती। जैसा कि लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करवा सकता है, कैटालाइज करवा सकता है लिपिड्स मॉलिक्यूल को फैटी एसिड्स के अंदर और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर, इसी तरह कुछ एंजाइम्स हमने पहले भी डिस्कस किया आरएनए नेचर के होते हैं, इसलिए हमने उनका नाम दिया राइबोजाइम्स। राइबो फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम मींस यीस्ट और कैटालाइटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो कि राइबोसोम्स के अंदर एसोसिएट होता है और अमीनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज conjugated enzymes. These are made up of protein part and non-protein part. प्रोटीन पार्ट में अगर हम देखें तो एंजाइम टोटली जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम इसको कह सकते हैं अ स्मॉल पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट अटैचेस। एक छोटा सा स्पेस है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर एंजाइम को एक गाड़ी है तो उसकी सीट जो होगी वो उसका एक्टिव साइट कहलाएगा, और मैं जो ऑनर हूंगा अगर तो बीइंग ऑनर और पैसेंजर आई विल बी द सबस्ट्रेट, जो आराम से जाकर एक्टिव साइट के साथ बैठ जाऊंगा। एक्टिव साइट फर्दर डिवाइड्स इनटू बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या काम करेगी कि जब मैं कार का डोर ओपन करूंगा तो मैं सीट पर जाकर बैठूंगा, तो बाइंडिंग साइट क्या करेगी, लाइक इट इज अ सीट बेल्ट, कि मैं वहां अपने आप को ओरिएंट करूंगा और सीट बेल्ट बांध लूंगा। ये मेरा बाइंडिंग एक्टिविटी होगी। सो ये क्या करेगी, बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को ओरिएंट करेगी, उसको प्रॉपर पोजीशन देगी कि आराम से वहां पर बैठा जा सके, और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाएगा। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो गया, अब मेरा अगला काम स्टार्ट हो गया कि मैं कार का इंजन ऑन कर दूंगा। वो इंजन ऑन करना या स्विच ऑन करने का काम क्या है, दैट इज द कैटालाइटिक साइट, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मैं एक्सेलरेशन बढ़ा दूंगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा एंजाइम, और एंजाइम एज सच वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ पार्ट होगा नॉन प्रोटीन पार्ट, इट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। ये कोफैक्टर बाज एंजाइम्स के अंदर एक ब्रिज का काम करता है कि एक्टिव साइट उसमें प्रॉपरली फिट नहीं आ सकती, लिहाजा हमें किसी और मटेरियल की जरूरत पड़ती है, लाइक अ बैटरी। किसी रोबोट को रन करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत होती है, इसी तरह कोफैक्टर एक बैटरी का रोल प्ले कर सकता है। ये कोफैक्टर्स तीन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। नंबर वन इज द एक्टिवेटर। एक्टिवेटर कोई स्पेशल मेटल आयंस हो सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। MDCAT के हवाले से, नम्स के हवाले से और नीट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिंक जो है वो जिंक आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के अंदर पाया जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या काम करेगा, इसको आगे चलकर हम देख लेंगे। और इसी तरह मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं काइनेसिस के अंदर और DNA पॉलीमरेसिस के अंदर। काइनेसिस क्या करते हैं कि ये फॉस्फोरिलेशन के लिए फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर, लाइक ATP के साथ ये एसोसिएट होते हैं जो फॉस्फोरिलेशन में मदद करते हैं। इसी तरह से इसीलिए अगर हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम आयंस की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में शदीद क्रैम्प आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज टेटनी। और इसी तरह
ये मैग्नीशियमाइज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ मौजूद हो सकते हैं, जो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। क्लोराइड आयंस बात हमारे मुंह के अंदर, सलाइवा के अंदर मौजूद एमाइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। क्लोराइड की मदद से एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाकर वो स्टार्च को क्विकली ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। आइए अब हम देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज टाइटली एसोसिएटेड नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये टाइटली एसोसिएट होता है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल हीम ग्रुप। हीम ग्रुप पाया जाता है साइटोक्रोम एंजाइम्स के अंदर, लाइक पेरोक्सीडेसिस के अंदर, कैटालिसिस के अंदर। साइटोक्रोम जो है हमारी रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स हैं, पेरोक्सीडेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली लीवर के अंदर हमारे ड्रग्स के एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, टॉक्सिसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को पैदा करते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फिर सिंपल करके उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये एंजाइम्स। तो ये इनका परमानेंट पार्ट होता है, ये हमेशा इसके साथ रहता है। जैसा कि हमारी कार का कोई परमानेंट ड्राइवर है जो हमें हेल्प कर रहा है, जो हमारे साथ ही रहेगा, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उसको वेस्ट करेंगे, ज़्यादा ये हमने उसको परमानेंटली हायर कर लिया, एसोसिएट कर लिया अपने साथ, कि जहाँ पर भी जाना है हमें साथ लेकर जाएगा। नेक्स्ट वन इज दी कोएंजाइम्स। कोएंजाइम उसी तरह से एक बैटरी का काम करने वाला स्ट्रक्चर है, जो एंजाइम टू एंजाइम और सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के दरमियान जो है वो प्रोटॉन कैरियर्स का काम करता है। तो लिहाजा ये लूजली अटैच्ड प्रोटीन पार्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके एग्जांपल ये मोस्टली जो है कोएंजाइम्स विटामिन्स डिराइव होते हैं, लाइक एफएडी, विटामिन B2, NAD, विटामिन B3 और ATP। उसके अलावा कोबाल्मिन, लाइक विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स दो तरह के हो सकते हैं, एपोएंजाइम और होलोएंजाइम। इसमें क्या फर्क होगा? और एपोएंजाइम में वर्ड एपो से मुराद हम ले सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, ऐसी फॉर्म होगी कि जिसमें प्रोटीन पार्ट तो होगा लेकिन उसका कोफैक्टर अवेलेबल नहीं होगा कि वो फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। जैसे ही कोफैक्टर उसको मिलेगा वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट फंक्शंस करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन द ब्लड। होलोएंजाइम में वर्ड होलो का मीन कंप्लीट, तो ये कंप्लीट एंजाइम है। और कंप्लीट एंजाइम क्या होगा? जिसका प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो, जैसा कि कोफैक्टर। तो इसको हम एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कहते हैं। लाइक डीएनए पॉलीमरेज के साथ मैग्नीशियम आयन अटैच कर दिया जाए तो वो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर देता है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हम देखने लगे हैं, इसको जरा नोट कीजिएगा आप। आइसोएंजाइम, हम जानते हैं कि देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक ही सबस्ट्रेट के लिए काम कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज आइसोएंजाइम्स, लाइक डिफरेंट एंजाइम्स फॉर सिमिलर सबस्ट्रेट। यानी कि ये इनमें एग्जांपल आ सकती है LDH1 से लेकर LDH5 एंजाइम तक, इन सब का काम सेम होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट देख रहे हैं प्रो एंजाइम, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है विद इनएक्टिव एपो एंजाइम के साथ, कि यहाँ पर ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है, तो फर्क क्या होगा? बेसिकली ये प्रीकर्सर इनएक्टिव एंजाइम है, ये एंजाइम कंप्लीट मौजूद है, इसको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इसको यूटिलाइज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए माइनर सा कट लगाना पड़ेगा। जैसे किसी बॉक्स की आपको सामान निकालने के लिए उसकी ओपनिंग करनी होगी, इसी तरह इसको कोई प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की जरूरत होती है। वो क्यों इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है? कि ताकि बॉडी को सेव किया जा सके। इन एंजाइम के एग्जांपल हम देखते हैं zymogens, जैसे कि पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एंजाइम इज फाउंड इन आवर स्टमक। अगर ये एक्टिव फॉर्म में बाकी रहे हमारे स्टमक के अंदर, तो ये ही हमारे स्टमक की वॉल्स को डिग्रेड करना या डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, लिहाजा ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो कैसे एक्टिव होता है? कि जैसे हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, ये प्रोटीन जब स्टमक में दाखिल होती है, ये ब्लड के जरिए सेल्स को स्टिमुलेट करती है और पहुंचते पहुंचते पेप्सिनोजन पैदा करने वाले सेल्स को एक्टिव करती है, और पेप्सिनोजन बनता है और मजीद HCl
प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और ऑलरेडी मौजूद पेप्सिन मिलकर इस पेप्सिनोजन को कट करते हैं और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन उन प्रोटीन्स के ऊपर जाकर एक्ट करेगा और उनको पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स के अंदर ब्रेक कर देगा। ये फिर फर्दर पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम था जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स को देखा। उसके बाद हमने देखा कि कितनी टाइप्स के एंजाइम है, सिंपल एंजाइम्स, राइबोजाइम्स, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, इनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। और फिर हमने कहा कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो है उसके दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट मुश्तमिल होता है एक्टिव साइट और एंजाइम के ऊपर। एक्टिव साइट के जो है वो एक पॉकेट है जिसके पास सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, और बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट में हमने कहा कि ये कोफैक्टर है, इसके 3 टाइप्स हैं, लाइक एक्टिवेटर्स जो कि मेटल आयंस हो सकता है, उनकी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखी, प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइक हीम ग्रुप, और कोएंजाइम्स जो लूजली अटैच स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने इसी बेस पर डिवाइड किया कि एंजाइम या तो एपोएंजाइम हो सकता है या फिर होलोएंजाइम। अगर वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट पर मौजूद है, उसको कोफैक्टर अभी मिसिंग है, तो उसको एपोएंजाइम कह सकते हैं। उसकी एग्जांपल हमने देखी। फिर हमने देखा कि आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, और हमने बात की प्रोएंजाइम्स क्या हैं, और ये किस तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एपोएंजाइम के साथ। तो यहीं तक हमारी बात खत्म होती है। लेक्चर पसंद आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।